तो आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड, है ना। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और कुछ कंपाउंड्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट वाला, वो हम बनाएंगे और प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? सबसे पहले गिवन बाय, ये किसने दिया? ये हालांकि हमारे उतना काम नहीं आता कि किसने दिया, लेकिन लिखना हमारा फर्ज है। एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एन एटम whose outermost shell contains 8 electron is stable। ठीक है। एक एटम जिसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें कंप्लीट है, वो क्या रहता है? स्टेबल रहता है। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, वो क्या रहते हैं? वो रिएक्टिव रहते हैं। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद स्टेबल हो जाता है। जैसे कि हम बात करें जो नोबल केसेस होती है, उनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो दे आर स्टेबल, दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस। ठीक है। उनकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होते। लेकिन जैसे कि हम बात करें, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, हेलोजन्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या है? ये रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो उसी चक्कर में ये क्या करते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, स्टेबल होते हैं। तो वो सारी कहानी हम लोग देखेंगे। बस ये जो ऑक्टेट रूल है ना, ये हीलियम और जो हाइड्रोजन है, इसमें लागू नहीं होता है ना, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि जिसके पास पहले से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए क्या हम 8 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे? ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले के लिए डिस्कस होता है ये। ठीक है। तो जो हीलियम है, हाइड्रोजन है, उनमें हम क्या देखते हैं? ड्यूप्लेट। इनकी स्टेबिलिटी हम किस में बताते हैं? ड्यूप्लेट में। इन हाइड्रोजन एंड हीलियम, duplet is considered for stability। डुप्लेट मतलब ब्रैकेट में लिख लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है। नहीं नहीं, ऑक्टेट कुछ नहीं होता, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना, है ना, उसको बोलते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल होते हैं। ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट मतलब हो ही नहीं सकता ना उनका। कैसे करेंगे वो ऑक्टेट कंप्लीट? 1-2 इलेक्ट्रॉन की बात हो तो बात समझ में आती है। तो हाइड्रोजन तो क्या करता है, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या फिर हाइड्राइड बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन करता है, H- बनता है। हीलियम है, हीलियम के पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो वो स्टेबल होता है। नोबल गैस होती है, आप लोगों को पता होगा, हीलियम। जैसे कि हम बात करें, कुछ नोबल गैसेज है, यहाँ पर हम लिखते हैं एलिमेंट, हमने लिखा नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। इनके सिंबल लिख लेते हैं। नियोन का सिंबल होता है एनी, आर्गन का होता है AR, क्रिप्टॉन होता है KR। राइट। इनके एटॉमिक नंबर को हम बताते हैं कैपिटल Z से।
ये पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन काम का रहता है। तो नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 होता है, आर्गन का होता है 2 8 8, क्रिप्टॉन का होता है 2 8 18 और 8। ठीक है, तो देखो सबके पास है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बात बराबर है, एक ही बात होती है। तो सबके पास देखो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है इनके वैलेंस शेल में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 8 8। इस वाले कॉलम के लिए लिखा है मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एटॉमिक नंबर, ये सिंबल और ये एलिमेंट। तो ये नोबल गैसेज है ना, ये केमिकली इनरिएक्टिव होती है। तो इनके पास क्या है, बाहर वाले शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट होता है, पूरे कार्बन में हम लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड हम देखते हैं कि मेटल नॉन मेटल जब कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि हर किसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो वो सारी कहानी है। तो नोबल गैसेज आर, इसमें लिखेंगे अब हम कहाँ गलत है, मैंने सही तो लिखा है 2 8 18 8, ये 1 है। सो नोबल गैसेज, वो क्या है ना, मेरे को पहले कोमा लग रहा था तो फिर मैंने उसको सही से लिखा, नहीं नहीं। सो नोबल गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टिव, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती। आप लोगों ने कभी कंपाउंड भी नहीं देखे होंगे इनके, कि नियोन के साथ, जैसे मान लो आपने नियोन ऑक्साइड ही देख लिया है ना, नियोन हाइड्राइड देखा हो, आर्गन क्लोराइड देखा हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले से ही स्टेबल है, कोई इनका कंपाउंड नहीं बनता है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री स्टेट में रहते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प नहीं चाहिए इनको। एलिमेंट्स कंबाइन with other element to achieve a noble gas configuration। हाँ बिल्कुल बनते हैं, पढ़ोगे आप लोग जब पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हो, उसमें आता है कि जो क्रिप्टॉन है और जेनॉन है, इनके कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड मिलते हैं, बस उन्हीं के मिलते हैं, जेनॉन, क्रिप्टॉन। एलिमेंट्स कंबाइन with other element to achieve a noble gas configuration। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रखना, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं।
इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या फिर गेन किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो ये तरीके रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है ना, उनके बीच में जनरली आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं इसमें। आयोनिक आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट। This bond is formed by the atoms of electropositive and electronegative elements इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैंने बताया था लास्ट वाली क्लासेस में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन इन chemical reaction and electronegative element gain electron in chemical reaction। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी टाइप का रहता है ना। मेटल्स हम लोगों ने देखा, जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जांपल देखेंगे, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, नॉन मेटल्स होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट ही कंप्लीट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो आप लोग। नोट कर लो तो बता देना। और यहाँ पर ये 18 है।
लिख लिया सबने? अब क्या होता है कि जब है ना, व्हेन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट comes in contact with electronegative element, loses electron and become positively charged, while electronegative element यहाँ पर है ना, एटम कर लो, एटम ज्यादा सही रहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और यहाँ पर भी एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम gains that electron and becomes negatively charged, right? अब दोनों क्या बने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स बिटवीन द आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? दो आयन से हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ड्यू टू विच both ions are bonded with each other. As a result, a chemical bond between the ions ठीक है? मतलब जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कांटेक्ट में आता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला क्या करेगा, मतलब जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन को वहां पर लूज करती है। अब उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब नॉन मेटल। अब वहां पर एक पॉजिटिव बनेगा और दूसरा नेगेटिव बनेगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप लोग, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? तो वो लगता है और
उससे क्या दोनों पास पास आते हैं, है ना, एक केमिकल बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, और उससे जो सब्सटेंस वहां पर फॉर्म होगा, जो कंपाउंड बनेगा, वो होता है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि NaCl होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो सब। तो हम इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं। सोडियम, हाँ वो बताती हूँ अभी। आप लोगों ने अभी फिजिक्स में नहीं पढ़ा है क्या वो? जैसे कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, इस पर चार्ज है Q1, इस पर है Q2। ठीक है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है R। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नहीं, कूलम्ब्स लॉ तो अलग होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, एक मास m1 है, दूसरा m2 है, दोनों r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो जो Fg होता है वो होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वैसे ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ मैं अभी थोड़ा भूल रही हूँ, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। और के यहाँ पर जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी होती है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर है, कोई सा भी मीडियम आप ले सकते हो। हाँ, फिजिक्स में ही आता है, ये फिजिक्स में ही आता है। यहाँ तो जैसे कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे 11th क्लास में, तो बोहर मॉडल होता है एक, है ना, आप लोगों को पढ़ना भी है, 9th क्लास में भी था। तो उसमें आता है जब उसके हम डेरिवेशंस करते हैं, रेडियस का, वेलोसिटी है, तब ये काम में आता है वहाँ पर। हाँ, आईजेसओ में है। बाकी रेजोनेंस का जो मॉड्यूल था 9th क्लास का, उसमें दिया गया है बोर मॉडल अच्छे से, है ना। 11th में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, उसकी डेरिवेशंस होते हैं बड़े बड़े। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। ये सोडियम का एटम है ना, इसको कुछ आयनाइजेशन एनर्जी मिली, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये क्या बनाएगा, Na+, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कितना है, 281, है ना। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि ये तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल है ये। तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, जिससे इसके पास बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी उस वाले प्रोसेस में। तो क्या बना यहाँ पर, Na+ बना, और फाइनली इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 8, 2 8, मतलब बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या बनाया, कैटायन बना लिया, कैटायन बना। वैसे ही जो क्लोरीन गैस होती है ना, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट करके क्या बनाया, Cl-, और इस वाले प्रोसेस में इलेक्ट्रो एफिनिटी होगी। ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल वाले में पढ़ा है। नॉन मेटल्स जो होती है, मतलब वो नहीं, आप तो ये ध्यान दो, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन था 287, यहाँ पर कितना हो गया, 288, राइट। अब ये दो अपोजिट चार्जेस है ना, तो उनके बीच में है ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है।
और वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंध जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड बनता है ना। तो Na+ और Cl-। अब इसके इलेक्ट्रॉन हम ऐसे बताएंगे, पहले 7 थे ना, अब हमने 8 इलेक्ट्रॉन बताए हैं, लेकिन 8 कब है, जब इस पर माइनस चार्ज आया है। बिना माइनस चार्ज के तो इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन ही बताते हो, ये ध्यान रखना। कार्बन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। उसमें आप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बताते हो, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, वो सारी चीजें हम लोग वहां पर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेंड कर दूंगी अलग से। 1 2 3 4 5 6 7 7 मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि मैंने ना इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बताया है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, अब जो Cl है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसका है इसके पास, Na का, है ना। और इस पर माइनस चार्ज आ गया, तो यहाँ पर क्या बनता है, NaCl। इसको हम ऐसे लिखेंगे, Na+ और Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaCl। तो इस तरीके से आप इनका स्ट्रक्चर बताते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और accepted by any element is called electrovalency। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं और कितने एक्सेप्ट हुए हैं, वो उस एलिमेंट की क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। जैसे कि हम सोडियम की बात करें, सोडियम की यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, 1 है। और क्लोरीन की भी कितनी है, 1। एक ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है और दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। इसके बाद ये ध्यान रखना, वैसे ही आप उसमें पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर आएगा ना 11th क्लास में, उसमें पढ़ते हैं हम ये सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड सबसे अच्छा कब बनेगा, है ना, सबसे मजबूत वाला आयोनिक बॉन्ड कब रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट शुड बी लेस। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट शुड बी हाई। ये मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, जब भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा, है ना, तो
अच्छा आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो मेटल है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है। और जो वहां पर नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऐसी होनी चाहिए कि जिसके लिए इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या रहे, बहुत ज्यादा, है ना। तो सबसे सही आयोनिक बॉन्ड वहां पर बनता है। जैसे कि मैंने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ाया था, मेटल्स जो होती है लेफ्ट हैंड साइड पर, जो सबसे लेफ्ट में उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रहती है। तो जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन की बात करें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो एफिनिटी किसकी रहती है, क्लोरीन की। तो यहाँ पर है ना, NaCl जो है वो मतलब बहुत सही वाला आयोनिक बॉन्ड है, कहने का मतलब। बाकी हम ये भी देखते हैं कि कुछ में है ना आयोनिक कैरेक्टर भी होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, वो सब बात की बात है, बस आप लोग इतना देख लो। यहाँ तक लिख लो, हो जाए तो बता देना। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लगे हाथ। आप लोग लिखते हो या नहीं लिखते हो, मेरे को लगता है मोहित ही लिखता है बस। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट ये है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की लेस होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। और जो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर नॉन मेटल है, उसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल पा रहा, आपने ले लिया मान लो, जैसे कि हम बात करें, आप इधर की तरफ चले गए, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आप नॉन मेटल्स की तरफ चले गए, ठीक है। और आपने ले लिया मान लो मेटल ले लिया, तो मेटल की इलेक्ट्रो एफिनिटी तो मतलब बहुत क्या रहती है, कम रहती है ना, क्योंकि मेटल का कैरेक्टर ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। तो आयोनिक बॉन्ड सबसे सही कब बनेगा, आयोनिक बॉन्ड सबसे सही कब बनेगा, जब है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो आपने लिया है, मेटल लिए, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रहे, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मतलब नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तब जाकर आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयन्स ही तो बनने चाहिए, फाइनली आयन्स बनने चाहिए, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और वो आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, जैसे कि एक Q1 है, Q2 है, एक प्लस एक माइनस है। अरे भाई मैंने चैप्टर पढ़ाया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें है ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की थी बाद में, अगर आपको याद हो, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, याद आ रहा है, वही यही है। Ionization energy, it is the amount of energy which is used to release one electron from the outermost shell of an gaseous atom. आइसोलेटेड गेशियस एटम के बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। सब पढ़ाया है मैंने, है ना। इसकी वैल्यू तो कुछ नहीं, अब वैल्यू थोड़ी ना याद करनी है, बस ये याद, इसका ट्रेंड याद करना होता है। जैसे कि इसकी पीरियड की बात करें हम, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम रहती है उस वाले पीरियड में। दोनों अलग अलग होते हैं, इंथैल्पी अलग होती है और एफिनिटी अलग होती है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है ना, वो आयनाइजेशन एनर्जी है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जब आप किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करते हो, है ना। तो जितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी होती है, एनर्जी उसमें रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है एक टाइप का एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और एंथैल्पी के भी चक्कर में मत पड़ो, थोड़े अलग होते हैं, एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग अलग होते हैं,
आप बस इतना सा याद रखो, है ना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं MgCl2। तो मैग्नीशियम की क्या प्रॉपर्टी है? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। अब ये क्या करेगा, इसमें कुछ आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी और इससे ये क्या बनाएगा, Mg2+, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल कर ये क्या कर सकता है, स्टेबल हो सकता है, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाले और Mg+2 आयन बना, और इसका यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 28। ठीक है। अब ये उस वक्त किसके कांटेक्ट में आया होगा, क्लोरीन के कांटेक्ट में, है ना। और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, Cl-। इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 है और इसका 288 है। ठीक है। लेकिन क्लोरीन के सिंगल एटम की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो एक ही एटम को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, है ना। तो मैग्नीशियम से अब क्लोरीन के कितने एटम कंबाइन होंगे, 2 कंबाइन होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम की तो एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, लेकिन क्लोरीन जो है वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अब क्या होगा, Mg, Mg के 2 इलेक्ट्रॉन, NTSE में तो सारा ही आएगा। NTSE में मैंने देखा था, उसमें कुछ भी ऐसा हटा हुआ नहीं है। आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ और है क्या इन्फॉर्मेशन? हाँ, सारा ही आएगा उसमें, और सारा भी कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग तो पढ़ लो। कार्बन वाले में से बहुत कुछ हटाया है, पढ़ाऊंगी मैं सब। ठीक है। तो देखो, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये सोशल का यार है ना, रुचि मैम से पूछना। हाँ आएगा, डिलीटेड वाला भी आएगा। और ये डिलीट है ना, मतलब बोर्ड क्लास के हिसाब से किया था, बाकी तो NTSE में आएगा। तो मैग्नीशियम के सिंगल एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास जाएगा और दूसरा इसके पास जाएगा, तो Mg2+, और जो Cl है, वन, टू, थ्री, फोर, इस टाइप के 2 रहेंगे। मैं तो पढ़ा रही हूँ, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं करा है कि ये डिलीटेड है। मैं तो जो अपना मॉड्यूल कंप्लीट है पूरा का पूरा डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको कहीं लग रहा है तो आप बता सकते हो। मैं तो पूरा ही पढ़ा रही हूँ, मेरे को तो इवन ये भी याद नहीं कि कौन सा डिलीट हुआ है। पहले देखा था, अभी तो याद भी नहीं आता कि क्या डिलीट हुआ है। IUPAC पूरा हटा रखा है शायद कार्बन वाले में। ठीक है। तो MgCl2 इसी टाइप से बनेगा, इसको लिख लो, है ना। ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर हमारा खत्म होता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज आती है आयोनिक कंपाउंड्स की। हाँ मैं तो पढ़ाऊंगी, मैंने शुरुआत में भी बोला था डिलीटेड वाला भी मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर आप 10th क्लास में जो अभी दिया है कार्बन चैप्टर में IUPAC, अगर उसको नहीं पढ़ोगे ना तो 11th में जाते ही वो चैप्टर आता है, बड़ी दिक्कत होगी, है ना। मतलब आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। तो मैं तो पढ़ाऊंगी, थोड़ा भले टाइम ज़्यादा लग जाए, मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, लेकिन मैं कंप्लीट पूरा करूंगी। और हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, क्योंकि कार्बन चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना। उसमें जो एलोट्रोप्स वाला पार्ट है ना वो मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगी, जिसको आप खुद से भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो IUPAC है ना वो पहले स्टार्ट करेंगे, है ना। इस चैप्टर को फिनिश करते हैं हम पहले, जल्दी जल्दी। ये यहाँ तक लिख लो। इसके बाद है ना हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स।
अरे यार बोर्ड में क्या है ना, बड़ी दिक्कत होती है, कभी लाइट की दिक्कत है, कभी क्या है, कभी नेटवर्क ही धोखा दे जाता है। इसमें तो ना उतना इंटरनेट नहीं लगता है, मतलब बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है। बाकी मैं ना अलग से वीडियोस बना दूंगी, आप वहां पर देख सकते हो। लेकिन जैसे कि शेड्यूल्ड क्लास रहती है ना, उसमें बीच में कुछ लोचा होता है ना, तो पूरी क्लास बर्बाद हो जाती है। दिक्कत वो है। इसमें तो अभी पूरा मेटलर्जी बाकी है। मेटलर्जी बाकी है इसमें। तो देखो आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले है फिजिकल नेचर। इनकी इनका जो फिजिकल नेचर होता है, ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, है ना। अगर ये रह भी जाता है ना, तो आप लोग बुक में से लिख लेना, है ना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में तो मेटलर्जी शुरू करूंगी। सॉलिड एंड हार्ड। सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग। हाँ तो H2O तो लिक्विड होता है, और H2O में तो दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, मेटल थोड़े ना इसमें। बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस वजह से ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं और हार्ड होते हैं। इसके बाद ये लिख लो, एंड जनरली ब्रिटल। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब इस पर थोड़ा प्रेशर लगता है आयोनिक कंपाउंड्स पर, तो क्या होता है ना, ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं जब इन पर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, क्योंकि ब्रिटल होते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है ना, कि जो आयंस की लेयर है ना, एक दूसरे पर स्लिप करती है, फिसलती है, तो उस वजह से ये जल्दी से टूट जाते हैं। अगला देखो, इनके जो MP और BP हैं। MP यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट है, और BP बॉइलिंग पॉइंट है। हाई MP एंड BP, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये समझ में आ रहा होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा वहाँ पर उनको हीट करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। थर्ड वाला देखो, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है। जनरली soluble in water and insoluble in kerosene, पेट्रोल। ब्रैकेट में लिख लो, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, मतलब जो कि आयंस से बना होता है। वाटर में क्या है, H+ और OH- आयन होते हैं, और आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उसमें भी क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो मैंने लास्ट वाली क्लास में भी बताया था, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वो उसी में डिजोल्व होता है ना। तो आयोनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, तो ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, उसमें सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये इनसॉल्युबल रहते हैं किसमें, केरोसिन है, पेट्रोल है, क्योंकि इनमें क्या है, कार्बन है, और कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट। और कोवेलेंट वाले आयंस में नहीं टूटते हैं, उनमें आयंस नहीं होते, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है।
उसके बाद फोर्थ वाला देख लो, साइड में लिख रही हूँ मैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वही हम लोगों ने जैसे कि एसिड बेस में भी मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड्स क्या है, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये आयंस में टूट जाते हैं। आयंस अगर हम लोगों को मिल रहे हैं वाटर में डालने के बाद, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डालोगे तो वो आयंस में टूटेगा। वो आयंस क्या करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कंडक्ट होती है। ये ध्यान रखना कि जैसे कि आपने NaCl लिया, NaCl एक्वस नहीं है, NaCl बिल्कुल सॉलिड स्टेट में है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, है ना, क्योंकि उसमें जो आयन्स है वो कैसे अलग अलग होंगे, वो तो बिल्कुल बंधे हुए हैं, है ना। तो या तो सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और मोल्टन स्टेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने एक तो बोला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो किस में बनेगा, वाटर में बनाओगे, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर मोल्टन स्टेट लिखा है, इसका मतलब क्या है, बिना पानी डाले आप जब हीट करते हो, आपने NaCl लिया, NaCl को आप इतना ज़्यादा हीट करोगे कि ये मेल्ट हो जाएगा बिना पानी मिलाए। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आयंस वहाँ पर भी अलग अलग हो जाते हैं, और उसमें भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन उसमें हो जाएगा। आयंस अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन जब तक आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से ही कंडक्ट होती है। ठीक है, तो मोल्टन स्टेट होता है ऑफ आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब हीट करेंगे हम, तो वो हीट की वजह से क्या होगा, आयंस वहां पर अलग हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। यहाँ तक लिख लो, और यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है आयोनिक कंपाउंड्स कंप्लीटली। नेक्स्ट क्लास में हम मेटलर्जी पढ़ेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहो, है ना, क्योंकि एक NTSC बैच अलग से चलता है, इस बार सब कुछ इधर उधर हो गया, मैं वापस से बता रही हूँ आप लोगों को। तो क्या है ना, दिक्कत होती है मैनेज करने में। CBSE वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, NCERT जिनको पढ़ना है, और NTSC अलग है कंपटीशन। तो आप लोग खुद से भी तैयारी करते रहो, है ना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबने लिख लिया है ना, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, और सब अपना फॉर्म फिल कर दो, है ना। 13 नवंबर लास्ट डेट है फिल करने की, मैंने प्रोसेस आपको बताया है। और आप किसी भी MP ऑनलाइन सेंटर पे जाओगे तो आप लोगों को बता देंगे, हार्ड कॉपी मिलेगी, उसको फिल करना है, फिर स्कूल में उसको सबमिट कराना है, उसको उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको वापस से कियोस्क सेंटर जाना है, और वहाँ पर भी फाइनल प्रोसेस होगा। अभी नहीं हो सकता, अभी कैसे होगा, ऑफलाइन में बहुत सारे वो होते हैं तरीके, है ना। हाँ, वो तो बेनिफिशियल तो है, लेकिन कभी क्या होता है ना, जैसे आजकल बच्चे कम आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है उन लोगों को कि मैम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रही है, हम लोगों को तो पढ़ना ही नहीं है, हम तो MP बोर्ड के हैं, हमें तो इतना ही पढ़ना है, तो उस वजह से थोड़े बच्चे कम हो जाते हैं बस। हाँ, MP ऑनलाइन रहता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग तो MP के ही हो, तो वहाँ जाना है और वहीं पर होगा सारा काम।
आप लोगों को स्कूल में जमा कराना है, स्कूल वालों का काम होता है वो करवा के देना, है ना, उसमें आपका कुछ नहीं है। ये मिल जाएगा, आप गूगल करके अपने आसपास सर्च कर सकते हो, कहीं पर बहुत सारे हैं, मैं जहाँ रहती हूँ वहीं बहुत सारे दिखते हैं, एमपी ऑनलाइन। ठीक है, चलो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पंकज सर को फ़ोन कर सकते हो, वो आपको बता देंगे उसके बारे में। मैं इधर होशंगाबाद रोड है ना, इस तरफ रहती हूँ। बाय।